तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर कंप्लीट किया। अब आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चंस करते हैं। इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होगा इजी वाला और एक थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इजी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द गिवन वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। इंक्रीज मतलब बढ़ते हुए, तो सबसे पहले वो लिखो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। कैसे ध्यान में रखना है आपको? जी एक्स यू वी आई एम आर, जी एक्स यू वी आई एम आर, ये ध्यान में रखना है। और डाउन द ऑर्डर जाएं तो फ्रीक्वेंसी होगी डिक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस डाउन द ऑर्डर। और जी एक्स यू वी आई एम आर सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो पहले रखो। आपको ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे कम जिसकी है वो आपको पहले रखनी है। सबसे कम किसकी है? यहां देखो नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो सबसे कम है रेडियो वेव्स की, तो इसको पहले रख लो। रेडियो है यहाँ पे, यस ये है, तो सबसे पहले रेडियो वेव्स, ऐसे साइन लगा दो। उसके बाद माइक्रोवेव्स है यहाँ पे, यस है एम। फिर इंफ्रारेड नहीं है। उसके बाद विजिबल है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल। इंक्रीजिंग में लिखना है ना, तो सबसे पहले वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, रेडियो वेव्स। तो फिर माइक्रोवेव्स, फिर विजिबल आ गई। उसके बाद अल्ट्रावायलेट है यहाँ पे, नहीं है। और एक्स रेज गिवन है, यस एक्स। और गामा रेज गिवन है, यस। तो ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले वो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की वेव है वो है रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर आ गया आपका विजिबल, देन एक्स रेज एंड देन गामा रेज। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये इजी वाले हैं, ऐसे आ सकते हैं 1 में, 2 में, 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 का आना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स whose wavelength lies in the range of 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 8. Write one use of each. आइडेंटिफाई करनी है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी वेवलेंथ इस रेंज में लाई करती है, और उसका यूज भी लिखना है। फिर आपको ये वाली आइडेंटिफाई करनी है। पहले इसको देखो, वो टेबल याद करनी पड़ेगी। ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किसकी वेवलेंथ रेंज है, ये याद करो। 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 1, ये है माइक्रोवेव्स। यस वेरी गुड। तो सेकंड का ए पार्ट क्या हो गया? माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव्स है, ठीक है। बी को देखें, 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 8। टेबल में जाओ, देखो ये याद तो करनी पड़ेंगी। टेबल में जाओ और देखो किसकी थी, 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 8। ये थी एक्स रेज, एक्स रेस। तो ये हो गई आपकी माइक्रोवेव्स और ये हो गई आपकी एक्स रेस। अब आपके पास क्या है? राइट वन यूज ऑफ ईच। दोनों का यूज बताइए। यूज बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख लो। माइक्रोवेव्स रडार सिस्टम में यूज होता है। माइक्रोवेव्स आपका माइक्रोवेव 1 में यूज होता है। एक्स रेस की बात करें, इसके यूजेस भी बहुत सारे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करने के लिए, फ्रैक्चर इन बोन्स को देखने के लिए, तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स रेज एंड इंफ्रारेड इन वैक्यूम। एक्स रेज और इंफ्रारेड की स्पीड का रेशियो वैक्यूम में। देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 है, जी एक्स यू वी आई एम आर। सबकी स्पीड सेम होती है एक पर्टिकुलर मीडियम में। जो इसकी स्पीड होगी वो इसकी स्पीड भी होगी। वैक्यूम में पूछ रहा है तो दोनों की स्पीड सेम होगी। किसी भी मीडियम में ये एंटर करें, सबकी स्पीड सेम होगी। हाँ, मीडियम बदल के सबकी एक साथ चेंज होगी, सबकी एक साथ बदलेगी। वैक्यूम में दोनों की सेम होगी। कितनी होगी? तो थर्ड का आंसर कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 8। ठीक, किसी भी मीडियम में पूछ ले, इन एनी मीडियम स्पीड सेम होगी। वैक्यूम में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन अगर आपको किसी भी मीडियम में पूछ लिया तो दोनों की सेम होगी। ठीक है, वैक्यूम में 3 into 10 to the power 8 होती है, दूसरे मीडियम में इससे कम हो सकती है। ठीक है, यहां पे चलते हैं फिर से। दोनों की स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम हो गई, तो जो इसकी स्पीड वो इसकी स्पीड, तो रेशियो कितना आ गया? 1:1। सिंपल। अगर आपको ऐसा देता है इसकी जगह, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल इन वैक्यूम, उन दोनों की भी स्पीड सेम होगी, रेशियो 1:1। अगर आपको पूछ लेता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ माइक्रोवेव्स एंड अल्ट्रावायलेट इन वैक्यूम, फिर रेशियो फिर भी वही आता, 1:1। दोनों की स्पीड सेम होगी। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ गए। चलो आगे चलेंगे।
स्पीड सेम रहेगी, 1:1 आ गया। अब फोर्थ को देखते हैं, इजी वाले करने, पहले इजी वाले करने। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻12 हर्ट्ज इन फ्री स्पेस, गिव इट्स टू एप्लीकेशंस। आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी ये दी है। तो फ्रीक्वेंसी आपको दी है 6 × 10⁻12 हर्ट्ज। आपको इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में। वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा इधर, फ्रीक्वेंसी इधर। यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम। अगर ये किसी दूसरे मीडियम में होती तो उस मीडियम में वेव की स्पीड v ले लेते, लेकिन ये फ्री स्पेस बोल रहा है, फ्री स्पेस, वैक्यूम की बात कर रहा है, तो यहां पे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c। ठीक, आपको लैम्डा फाइंड करना है, c इज 3 × 10⁸, ये तो 3 × 10⁸ हो जाएगा ना। ठीक है, ये पूछ रहा है फ्री स्पेस, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 6 × 10⁻12। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 10⁻⁻4 0.5, तो 10⁻⁻5, हाँ 5 × 10⁻⁻5 मीटर वेवलेंथ है, तो मीटर में 5 × 10⁻⁻5 मीटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6 × 10⁻12 हर्ट्ज, जो उसकी वेवलेंथ कितनी आ गई, 5 × 10⁻⁻5 मीटर। अब आगे क्या पूछ रहा है, गिव इट्स 2 एप्लीकेशंस, इस वेव की 2 एप्लीकेशंस बताओ। तो कौन सी है ये, देखो रेंज किस में आ रही है, ये है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड वेव है, इसके एप्लीकेशंस बताओ। रेंज देख लेना भाई टेबल से। ठीक, इंफ्रारेड इसके एप्लीकेशंस, रिमोट में यूज करते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और कहाँ यूज करते हैं हम, फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन फॉग एंड स्मोक। ठीक, इसके अलावा और भी सारे यूजेस हैं इंफ्रारेड के, 2 लिखने, कोई 2 एप्लीकेशन बतानी, कोई भी 2 लिख लो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक तो सोच भी लिया होगा, कर भी लिया होगा कौन सा है। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लेती है, ओजोन लेयर, वो है अल्ट्रावायलेट, बताया था मैंने। तो इसका आंसर क्या है, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। और बोल रहा है इसकी वेवलेंथ रेंज भी लिखो, तो वेवलेंथ रेंज कितनी है अल्ट्रावायलेट की, 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, दिस इज वेवलेंथ रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट। इजी क्वेश्चन है, इसी में इधर उधर करके पूछ सकते हैं, 1-2 मार्क्स में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। समझ में आ गया ना सारा। देखो किस टाइप के, एक अरेंजमेंट का कि भाई इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ऐसा करके। उसके लिए GXUV IMR बना लेना, नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और वेवलेंथ इंक्रीज। एक ऐसा पूछ सकता है, आइडेंटिफाई करो ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेंज दे देगा आपको ऐसे। मैंने तो यहाँ पे वेवलेंथ की दी, वो फ्रीक्वेंसी की दे सकता है। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड एक ऐसे आ सकता है, भाई स्पीड तो दोनों की सेम ही होगी वैक्यूम में, 1:1, ऐसे पूछ सकते हैं। फाइंड वेवलेंथ ऑफ द EM वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस, यहां से बताओ उसके 2 एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके बाद ऐसे भी पूछ सकता है, कौन ये मतलब एक एप्लीकेशन दे देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे दे देगा भाई नेम द EM वेव विच इज यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, ऐसे भी दे सकता है। तो कौन सी होगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करने के लिए, एक्सरेज। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। चलो अब करते हैं टाइप 2, लेवल इंक्रीज करते हैं, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं इसका। अब थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन देखो, ए मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आपको दी है। तो पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, फाइंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले आपको डायरेक्शन बतानी है वेव की, वेव किधर चल रही है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें इसको, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को स्टैंडर्ड मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो क्या होती है इक्वेशन, By = B0 sin kx + ωt, ऐसा आएगा। अब मैंने आपको बताया था पहले, देखो ये टेस्ला में है, ये T टेस्ला में है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले, अगर आपको वेव की डायरेक्शन देखनी है तो यहां चलना पड़ेगा। यहां पे x आया, k के साथ x आया, तो वेव चल रही है अलोंग x एक्सिस। k के साथ अगर y आ जाए तो वेव चल रही है y एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे z आ जाए तो z एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे x है तो x एक्सिस के अलोंग, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। समझ रहे, अगर ये kx - ωt होता
तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता है, यहाँ पे के एक्स प्लस ओमेगा टी है, तो एक्स एक्सिस और कौन सी एक्स एक्सिस किधर की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे प्लस है ना, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो वेव कहां चल रही है, वेव चल रही है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, कहां चल रही है वेव, यहां पे लिख लेता हूं मैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। कैसे देखना है सर, एक बार फिर से, यहां चलना है वेव की डायरेक्शन देखने के लिए, यहां पे एक्स है तो एक्स एक्सिस, यहां पे प्लस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, के एक्स माइनस ओमेगा टी होता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इतनी बात समझ गए, चलो ये तो क्लियर हुआ। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट ये क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए। एक बार फिर से हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए होगी, बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। हमें पहले वेवलेंथ फाइंड करना है, वेवलेंथ कैसे फाइंड करें, तो कंपेयर करो, कंपेयर करके सब देख लो। पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां ऑसिलेट कर रही है, अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस में, वेव चल रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, इतनी तो समझ गए। बी नॉट पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, कुछ भी इसको बोलो। अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, वहां पे हमने इसको बी एम लिखते थे, अगर वहां लिखना होता तो वी एम, याद है, याद है, वहां पे हम v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी ऐसे लिखते थे। तो वी एम क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोल लो या उसको एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज बोल लो। यहां पे पीक वैल्यू को किससे दिखाया गया है, बी नॉट, ये पीक वैल्यू ही है मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है। समझ में आ गया ना इतना, चलो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है कंपेयर करो, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 3 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं हम। अब देखो वेवलेंथ के लिए आपको कहां चलना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है तो के पे चलो, के पे चलो, के किसके इक्वल है 1.5, कंपेयर किया ना, एक्स एक्स के ये है, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, के इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर विच इज 2 पाई बाय लैम्डा, लिखा था मैंने इससे पहले, तो इट इज इक्वल टू 1.5। तो लैम्डा वेवलेंथ कितना आ गया आपका 2 पाई अपॉन 1.5, सही है। के क्या है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इधर गया तो 2 पाई अपॉन 1.5, ये क्या आ गया आपका वेवलेंथ, समझ गए ना, ये क्या है वेवलेंथ, बस मीटर में कर लो, वेवलेंथ निकल गई। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए आप वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू। वी क्या है, वी क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम। यहां पे ये मत कर देना सी अपॉन न्यू, और फिर सी की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10⁸ और फिर लैम्डा रख दो, सर फ्रीक्वेंसी आ गई, नहीं ये नहीं करना, यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि आपको पता नहीं है वेव किस मीडियम में चल रही है। यहां पे जब आप सी रख लेते हैं इस फॉर्मूले में, इस एक्सप्रेशन में जब आप सी रख लेते हैं तो आप ये ले रहे हैं कि वेव चल रही है फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, लेकिन यहां तो कहीं लिखा ही नहीं है कि वेव वैक्यूम में चल रही है, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम नहीं आएगी, यहां पे वी आएगी, स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम। अब ये आपको पता है कि स्पीड कितनी है, नहीं आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता कि स्पीड कितनी है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। हाँ, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एनी मीडियम, एक फॉर्मूला याद कर लो, किसी भी मीडियम में वेव की स्पीड ओमेगा अपॉन के होगी, ओमेगा अपॉन के तो आपने निकाल लिया 1.5। ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा ना, इसको देखो कंपेयर करो, के तो ये हो गया 1.5, ओमेगा क्या है, ओमेगा ये पार्ट है, टी के साथ ओमेगा होता है, तो ओमेगा है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, ओमेगा इज 5 इंटू 10⁸, दिस इज ओमेगा। तो ये अपॉन के कर दो, वेलोसिटी निकल जाएगी, फिर उसको यहां रख दो, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, या सीधा सीधा ऐसे करो शॉर्ट में, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, तो फ्रीक्वेंसी ये आ गई, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5 इंटू 10⁸ अपॉन 2 पाई, दिस इज फ्रीक्वेंसी हर्ज में, बस हो गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई इस वेव की, समझ गए, ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ध्यान में रखना है लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू नहीं करना, क्योंकि जब आप सी रख रहे हैं तो आप ये ले रहे हैं कि वेव चल रही है इन फ्री स्पेस, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा फ्री स्पेस में चल रही है, किसी मीडियम में चल रही है, तो वेलोसिटी रखनी पड़ेगी उस मीडियम की। तो वेलोसिटी कितनी होती है वेव की किसी भी मीडियम में, वी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ओमेगा निकालो 5 इंटू 10⁸ अपॉन के कर लो, के तो यहां से निकल 1.5, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, ओमेगा टू 2 पाई न्यू, न्यू इक्वल टू 5 इंटू 10⁸ अपॉन 2 पाई, दिस इज फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया ये, चलो अभी सी कर लेते हैं। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसके लिए एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, वेव चल रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, वेव कहां चल रही है एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जेड एक्सिस में, यहां पे इजेड लिखना है, ये ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड वाई में, वेव चल रही है नेगेटिव एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जेड एक्सिस में, तो इजेड इट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइन, बाकी तो वही आएगा जो अंदर है, 1.5x प्लस, ये बाकी वही आएगा 1.5x प्लस 5 इंटू 10⁸ t। अब ये है कि भाई ई नॉट कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमें पता है सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट की, तो ये देख लो सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो आपका ई नॉट कितना हो गया, सी इंटू बी नॉट, सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ इंटू बी नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ये है मैग्नेटिक फील्ड की 3 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो गया आपके पास ई नॉट कितना हो गया 339, ये 90 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर, इसको यहां रख लो। तो ई जेड इक्वल टू 90 साइन, बाकी अंदर का वही रहेगा जो पहले था, 1.5x प्लस 5 इंटू 10⁸ t यूनिट वोल्ट पर मीटर, इसके आगे हैं यूनिट लिख लेना, यहाँ पे नहीं आ पाई, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ छोटा सा, ये हो गया आपके पास यूनिट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 साइन 1.5x प्लस 5 इंटू 10⁸ t, अंदर का वही रहेगा जो साइन के साथ है, ये आएगा ई नॉट, ई नॉट कैसे निकला c इंटू बी नॉट, सी 3 इंटू 10⁸ इंटू बी नॉट, ये था। समझ में आ गया कैसे करना है, एक बार फिर से देख लो फाइनल टच इसका। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव यहां से देखनी है, x लिखा है तो x एक्सिस, प्लस लिखा है तो नेगेटिव x एक्सिस, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कहां से, वेवलेंथ कहां से लेनी है, k से, k है 1.5, k इज 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी कहां से लेनी है, ओमेगा से, ओमेगा इक्वल टू 5 इंटू 10⁸ विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और न्यू इक्वल टू 5 इंटू 10⁸ अपॉन 2 पाई, या तो यहां से ले लो या तो लैम्डा इक्वल टू v अपॉन न्यू से ले लो, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, लैम्डा तो आ गया आपका, पहले ये आ गया था, इसको यहां उठा के रख लेंगे। वेलोसिटी कहां से निकलेगी, ओमेगा अपॉन k से, ओमेगा हो जाएगा 5 इंटू 10⁸ और k है आपका ये 1.5, फिर उसको यहां रख लो, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सीधा सीधा ज्यादा यहां तक नहीं जाना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा देखो 2 पाई न्यू, न्यू इक्वल टू ये अपॉन 2 पाई। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, z में होगी, E z इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ये, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू c, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड c b नॉट, ये हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब मैं आपको जो 2-3 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं उसमें थोड़ा डिटेल में हम जाने वाले हैं, तो अच्छे से देखना। क्वेश्चन आपके पास, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 वोल्ट पर मीटर, फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए करते हैं। पहले एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने देखा है कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसॉइडली वेरी करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साइनसॉइडली वेरी करते हैं, तो उनकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऐसा होता है ना, ये हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये वाली, ये वैल्यू। ठीक, तो ये आपको दिया है, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू बोलते हैं, ये आपको दिया है 20 वोल्ट पर मीटर। तो आपको दिया क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपके पास जो गिवन है, यहां पे लिख लेते हैं इसको, ये है आपके पास ई नॉट 20 वोल्ट पर मीटर, ये गिवन है मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए क्योंकि ये साइनसॉइडली वेरी करती है, तो यहां पे थोड़ा डिटेल में हम जा रहे हैं और अंदर हम जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पे जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो वैल्यू होती है, ये होती है आरएमएस वैल्यू, ईआरएमएस, इसको ए में मत बोलना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, यहां पे जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू। ठीक, अगर हम इसको पीक वैल्यू में चेंज करें, एवरेज ले लें, एवरेज ले लें इसका, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी इसको कहेंगे, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, तो हम जानते हैं ई आर एम एस इक्वल टू ए नॉट बाई रूट 2। मैं आपको थोड़ा अंदर ले जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, थोड़ा और डीप में मैं लेके जा रहा हूं आपको। तो ई आर एम एस इक्वल टू ए नॉट बाई रूट 2, इसको यहां रख लो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर कर दो। पीक वैल्यू के टर्म्स में हम देख रहे हैं, ये जो वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। ठीक, तो पीक वैल्यू के टर्म्स में एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, पूरी एवरेज, तो ये हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर लो, ई नॉट स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो गया पीक वैल्यू का, अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये कितनी बन जाएगी
ई नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई नॉट स्क्वायर, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन 224, दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालें, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको अभी करेंगे आगे सॉल्व। देखो अब सॉल्व क्या करना है, अभी ई नॉट इसको यहां रखना है, वैल्यू अभी निकालूंगा, पहले मैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना बता दूं आपको। यू बी, यहां पे हाफ ई के प्लेस पे बी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे 1 अपॉन म्यू नॉट। ठीक, यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये होती है आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बी आर एम एस हो गया, देखो बी आर एम एस, बी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, आर एम एस को आप पीक वैल्यू में चेंज करो तो ये हो जाएगा पीक वैल्यू में, इसको पीक वैल्यू में चेंज करो, बी आर एम एस इज इक्वल टू बी नॉट बाई रूट टू, बी नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर कर लो, बी नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू, टू हो गया, 2 2 4 म्यू नॉट। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। ठीक, ये किस टर्म्स में आ गया, ये जो होता है जो मैंने पहले लिखाया था ये आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये जो अब आया पी नॉट, दिस इज एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो देखो इसमें और आगे, अभी तो हो गया, अभी मतलब ये ए नॉट यहां रख लो, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, हमें एम्पलीट्यूड गिवन था ना 20 वोल्ट पर मीटर, हमें ई नॉट गिवन था, तो ई नॉट को यहाँ रखो, एप्सिलॉन नॉट बाई 4, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, 20 400, तो ये 100 एप्सिलॉन नॉट हो गया, चाहे तो इतना रहने दो या इसको और आगे सॉल्व कर लो, आगे सॉल्व कर लें, यस सर, क्योंकि 100 है तो इजीली हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर 2 ऑलरेडी है, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10, ये -12 होता है ना, 10 टू द पावर 2 ऑलरेडी है, 10 टू द पावर -10। यूनिट क्या आएगी, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब। सही है, ठीक। अब ये कैसे निकालें सर, बी नॉट तो है ही नहीं, तो बी नॉट निकालने का तरीका क्या है, सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, और बी नॉट किसके इक्वल हो गया, ई नॉट अपॉन सी, ई नॉट अपॉन सी। ठीक है, ये नॉट अपॉन सी हो गया, ई नॉट कितना है, ई नॉट कितना है 20 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इसको यहां उठा के रखना है, इतना लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और हाफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों इक्वल होते हैं ये, तो यूबी भी इतना ही आएगा, दोनों इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी है हाफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, हाफ है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये भी इक्वल आएगा इसके, और चाहे तो सॉल्व करके रख लेना, इसको यहां रख लो, म्यू नॉट की वैल्यू रख लो, अब करोगे तो यही आएगा, तो डायरेक्ट कर लो, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जूल पर मीटर क्यूब, दोनों सेम आएंगे। हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और हाफ एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सही है, क्लियर हो गया, ये दोनों इक्वल ही आएंगे, समझ में आ गया ये, चलो इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं अब मैं, है ना, थोड़ा अंदर जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, चलो इसको करो फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है आपके पास, सो दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड UE विच इज इक्वल टू हाफ, अभी किया ना हमने, चलो पीक वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, this is average energy density of electric field in electromagnetic wave, and average energy density of magnetic field is b नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। हमें प्रूव करना है ये दोनों इक्वल होते हैं, बताया मैंने ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अब प्रूव करना है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, इसको ये कैसे बनाएं, तो हमें पता है स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम इज 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो होता है ना, हाँ ये तो होता है। हम ये भी जानते हैं कि C इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, ये भी होता है ना, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस ई नॉट को हम लिख सकते हैं सी बी नॉट,
इसको यहां लेके आ सी बी नॉट, तो यूई किसके इक्वल हो जाएगा? यूई इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी, ठीक है। तो यूई किसके इक्वल हो जाएगा? यहां से निकालो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर कर दो, सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, ई नॉट इसके इक्वल हो गया ना, ई नॉट की वैल्यू यहां रख ली, सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखो सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इनसे आगे निकलते हैं। यू ई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, सी स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, तो यहां पे रख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऐसे आ जाएगा, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही आ गया, सी स्क्वायर इसका स्क्वायर ये हो गया, और बी नॉट स्क्वायर, ठीक, ये कैंसिल हो गया। सो यू ई इज बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। क्या ये यू बी के ही इक्वल आ गया? यस, तो हमने प्रूव कर लिया। समझ में आ गया? तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। न्यूमेरिकल जैसे इससे पहले आया था, एक निकाल लो दूसरा उसी के इक्वल होगा। सही, प्रूव भी कर लिया हमने। देखो ये होता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, तो ई नॉट आ गया सी बी नॉट, इसका यहां रख लिया, ई नॉट इसका स्क्वायर कर लिया, और ये आ गया। सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा और आगे चल लें। एवरेज एनर्जी डेंसिटी यूएवी ऑफ ईएम वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इट इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है ना, तो 2UE, या तो ये लिख सकते हैं या तो 2UB ये लिख सकते हैं, ठीक। इसको और आगे लिखें, देखो UE किसके इक्वल है? इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2, या तो हम लिख सकते हैं 2UB, तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। समझ में आया ना ये क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ये यूएवी क्या है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरेज मतलब पूरी साइकिल की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। दोनों ही इक्वल है, तो या तो 2UE लिख लो, या तो इसको UB बना लो, 2UB लिख लो, 2UE इसका डबल ये हो जाएगा, 2UB इसका डबल ये हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मैंने बताया जैसे हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं मैं। समझ में आ गया ना ये? ठीक है, इसको भी लिखो, फिर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, उसको करेंगे। इसको लिखो। अभी थोड़ा भारी क्वेश्चन आया है। कैलकुलेट द पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ए 100 watt bulb at a distance of 3 meter. Assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source. सर इसको कैसे करें? इसके लिए थोड़ा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी को समझना पड़ेगा। वो क्या होती है सर? चलो देखते हैं, पहले समझते हैं। चलो सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी को समझना जरूरी है पहले। क्या होती है इंटेंसिटी? देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? एनर्जी कैरिड बाय द वेव पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एनर्जी कैरिड बाय द वेव पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। U is energy carried by the wave per unit area per second. This is intensity of electromagnetic wave. समझ गए? अभी इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा, इसके लिए एक्सप्रेशन पहले निकाल लेते हैं, फिर यहां चलेंगे क्वेश्चन में। पहले इंटेंसिटी को समझना पड़ेगा। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी कैरिड बाय द वेव, एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर सेकंड। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। इधर के लिए हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर के लिए भाग रही है, ऐसे चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया यहां पे जिसका एरिया A है, ठीक। सपोज टी टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से यहां निकल जा रही है टी टाइम में, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही होगी? सपोज ये वेव चल रही है वैक्यूम में, हमने सिलेंडर इमेजिन किया है एक वैक्यूम में, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी टी टाइम में? यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी वेव? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी यहां से यहां तक? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम t किस स्पीड से निकलेगी? मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, कितनी स्पीड से निकलेगी? c से, ct।
दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज इधर से इधर के लिए चल रही है वैक्यूम में, हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और हमने कहा भाई टी टाइम में वेव यहां से यहां जा रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सी इनटू टी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम। ठीक, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, जो हाइट आ गई सिलेंडर की। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब देखो एनर्जी ऑफ द वेव क्रॉसिंग द एरिया, जो वेव यहां चल रही है, जो यहां सिलेंडर में जा रही है वेव, उसकी एनर्जी कितनी होगी? इट इज एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम एनर्जी निकाल रहे हैं जो एरिया को क्रॉस कर रही है उस वेव की एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। समझ गए ना, इससे पहले बताया था मैंने। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी डेंसिटी ये है, एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो। कितना वॉल्यूम है इसका? कितना वॉल्यूम है इसका? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया, एरिया इनटू लेंथ, सी टी। समझ में आ गया? ब्रैकेट में लिखा मैंने इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, या एरिया इनटू इसकी लेंथ, ये बोल लो। ठीक है, तो टी टाइम में इधर निकल गई, तो ए सी टी। समझ में आया क्या? एक बार फिर से, कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है सिलेंडर को? तो एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतनी एनर्जी आ जाएगी। इतनी एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो। वॉल्यूम कितना है? ए, एरिया इनटू हाइट बोलो इसको, या डिस्टेंस बोल लो, ए इनटू सी टी। समझ में आ गया? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है जी। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई? इंटेंसिटी समझना जरूरी है। इंटेंसिटी कितनी हो गई? इंटेंसिटी हो गई, इसको यहां उठा के रख लो, यू ए वी ए सी टी अपॉन ए टी। ए से ए, टी से टी गया, सो इंटेंसिटी इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव इनटू सी। सी इज स्पीड ऑफ ईएम वेव। यहां तक समझ गए? ये समझ गए? ये समझ गए? यस सर, ये क्लियर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी है एनर्जी कैरिड बाय द वेव पर यूनिट एरिया पर सेकंड। हमने कहा भाई ये एनर्जी कितनी कैरी कर रही है, तो हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया, यहाँ वेव चल रही है इधर के लिए, तो कितनी एनर्जी यहाँ से क्रॉस हो रही होगी? एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम गया तो एनर्जी आ जाएगी। तो इसको यहां रख लो, यूएवी ए सी टी, एटी एटी गया, यूएवी सी। यूएवी क्या है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा मैंने बताया हम डिटेल में जा रहे हैं थोड़ा, ठीक, तो थोड़ा दिमाग को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखो हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, ये समझ में आ गया ना? ये क्लियर हुआ? हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, ई नॉट एंड बी नॉट। ये कॉल थोड़ी हो, ई नॉट और बी नॉट हमें फाइंड करना है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे करें? तो इसके लिए पहले ये हमने समझा। अब देखो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम पावर, तो पावर अपॉन एरिया। समझ गए? पावर, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर। पावर की यूनिट वॉट, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी यूनिट? देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर, पावर अपॉन एरिया, पावर की वॉट, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी की एसआई यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हुई, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो वापस यहां पे आते हैं, हमें पीक वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? हमने इंटेंसिटी को समझा, ठीक। अब देखो पीक वैल्यू कैसे आएगी? हमने कहा पीक वैल्यू निकालने के लिए प्रोसेस क्या चलेगी? पहले इंटेंसिटी निकालो, क्योंकि पावर के टर्म्स में ना, पावर था 100 वॉट का बल्ब है, पावर एरिया भी आ जाएगा। कैसे निकालना मैं समझाऊंगा। पहले इंटेंसिटी निकालो, वेव की इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी जब आ जाएगी तो सी तो होता है 3 × 10⁸ वैक्यूम में या एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 × 10⁸ लेनी है। वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸, एयर में थोड़ा सा कम होती है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, 2.99 ऐसे करके। तो एयर में भी वही लेनी है, 3 × 10⁸। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी आ जाए, इंटेंसिटी निकाल लें आप, पावर गिवन है, एरिया भी बताऊंगा कैसे निकालना है। इंटेंसिटी निकालो पहले, वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? जो बल्ब से आ रही है उस वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी निकल गया, सी गिवन है, सी तो नोन होता है, यूए भी निकल जाएगा।
देखो प्रोसेस बता रहा हूं मैं, दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूएवी निकल गया। इसके बाद क्या करना है, यूएवी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई 2, इससे पहले किया था, और ये इसके भी इक्वल है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक, ये याद है, इससे पहले तो किया मैंने। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ, ये आया था ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज 2 टाइम्स ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 टाइम्स ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू हाफ नहीं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो ये तो आ गया था वो 2 से 2 ये। ठीक, तो अगर यूएवी आ गया इंटेंसिटी निकालने के बाद, यूएवी आ गया तो उसको यहां रख लो, 2 तो 2 है, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है क्या होता है, तो ई नॉट आ जाएगा। समझ में आ गया, ये आ गया तो फिर से म्यू नॉट आपको पता है, बी नॉट भी आ जाएगा। ठीक, प्रोसेस समझ गए। तो पहले इंटेंसिटी निकालते हैं, इंटेंसिटी निकालने के बाद ये निकालना है, इसको निकालने के बाद फॉर्मूले पे रखना है, ई नॉट आ जाएगा, बी नॉट भी आ जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। तो चलो कैसे करना है देखो, अब समझते हैं, क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। एक बल्ब है आपके पास, उसको पॉइंट सोर्स लेना है, पॉइंट सोर्स लेना है उसको, ठीक है, ये है, इससे रेडिएशन निकल रहा है, जो पॉइंट सोर्स से रेडिएशन निकल रहा होगा चारों तरफ निकल रहा होगा, चारों तरफ। यहां पे सोचो पॉइंट सोर्स है यहां पे, तो रेडिएशन उससे चारों तरफ निकलेगा, बल्ब है ना, तो रेडिएशन वेव तो चारों तरफ निकलेगी। यहां पे बल्ब है, पॉइंट सोर्स है, रेडिएशन चारों तरफ निकलेगा, पूरे चारों तरफ ऐसे रेडिएशन निकलेगा इसका, चारों तरफ रेडिएशन होगा। यहां तो 2 डायमेंशन में ही बनेगा, लेकिन ये 3D में है, समझ गए ना, चारों तरफ रेडिएशन अपना फैला रहा है ये। ठीक, ये पॉइंट सोर्स चारों तरफ रेडिएशन फैला रहा है। ठीक है, क्या पावर है इसकी, 100 वॉट, बल्ब है 100 वॉट का, लेकिन एफिशिएंसी दी है 2.5%। चलो ठीक है, समझते हैं इसको आगे। तो इंटेंसिटी निकाल लेते हैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। पावर कितनी हो जाएगी, 100 वॉट का बल्ब है, साथ में एफिशिएंसी है, पावर निकाल रहे हैं पहले, पावर कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है, एफिशिएंसी है 2.5%, तो 100 इंटू 2.5 अपॉन 100 हो जाएगा। एफिशिएंसी तो 100 ही है उसकी, सॉरी एफिशिएंसी तो उसकी 2.5% है। बल्ब 100 वॉट, एफिशिएंसी 2.5%, तो 100 इंटू 2.5 अपॉन 100 इन दी पावर रेडिएट कर रहा है, अपॉन एरिया, कितने एरिया में रेडिएट कर रहा है, कितने एरिया में फैला रहा है, कितने एरिया में फैला रहा है, ध्यान देना, कितने एरिया में फैला रहा है, देखो चारों तरफ फैला रहा है। ठीक, तो अपनी अराउंड ये जो सरफेस बना रहा होगा वो कैसी सरफेस होगी, चारों तरफ फैला रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, वो होगी स्फेरिकल सरफेस। तो कितने एरिया में फैला रहा है, आपको पीक वैल्यू फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वोल्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर पे, कितने पे, 3 मीटर पे, 3 मीटर पे फाइंड करनी है भाई, कितने पे फाइंड करनी है, 3 मीटर पे, कितने पे फाइंड करनी है, 3 मीटर पे। ठीक, तो यहां पे कितना एरिया हो गया, 4 पाई, देखो स्फीयर है ना, देखो फिर से पॉइंट सोर्स है, वो जो रेडिएशन फैला रहा होगा वो 3 डायमेंशन में होगा, मतलब अगर सरफेस बनाए तो स्फेरिकल सरफेस आएगी, तो कितना एरिया होगा, जो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो जो स्फीयर बन रहा है उसका एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, जितने डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना है, ई नॉट और बी नॉट, तो आर ये है 3 स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इसको सॉल्व करो, 100 से 100 गया तो ये 2.5 अपॉन 36 पाई, 2.5 अपॉन 36 पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी निकाल ली ना, यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी होगी, नहीं है समझ। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज पावर अपॉन एरिया, पावर 100 वॉट का है, 2.5% उसकी एफिशिएंसी है, तो 100 इंटू 2.5 अपॉन 100, ये 2.5 हो गया, अपॉन एरिया, एरिया ये पूरे चारों तरफ फैला रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है, ई नॉट बी नॉट, 3 मीटर पे, तो एरिया कितना हो गया, 4 पाई 3 स्क्वायर 9, 36 पाई। दिस इज इंटेंसिटी। ठीक, इंटेंसिटी निकल गई। अब इंटेंसिटी निकालने के बाद यहां रख दो इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव आ जाएगी। तो यूएवी किसके इक्वल आ गया, आई अपॉन सी, ये अपॉन सी, तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 36 पाई सी, यही तो हो जाएगा। यूएवी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज आई अपॉन सी, आई ये है, अपॉन सी कर दो, अपॉन सी कर दो, तो ये सी यहां आ गया। ठीक, इतना भी हो गया। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर।
इक्वल टू 2.5 अपॉन 36 पाई सी। तो ई नॉट किसके इक्वल हो गया, ए नॉट हो गया आपका, इसको यहां ले जाओ, ये यहां चले गया 5 अपॉन 36 पाई सी एप्सिलॉन नॉट इसका अंडर रूट, ये यहां चलेगा ना, ये 5 हो गया बिल्कुल ठीक, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया तो ये हो गया, इसको वोल्ट पर मीटर, ये ई नॉट हो गया। समझ में आ गया, दिस इज ई नॉट। अब ये मत बोलना ई नॉट बी नॉट इक्वल होंगे, ई नॉट बी नॉट नहीं होते इक्वल। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होते हैं। तो ई नॉट तो आ गया, बी नॉट निकालना है। समझ में आ गया ना क्या किया, पहले इंटेंसिटी निकाली, फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी, और फिर हमने यहां रख लिया, ई नॉट आ गया। बी नॉट निकालते हैं। ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी ये इसके इक्वल भी होगी, किसके इक्वल, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक, तो बी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से इसको हटाते हैं, बी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, बी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, बी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, इसको यहां ले जाओ, ये हो गया हमारे पास बी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 5 म्यू नॉट, 5 म्यू नॉट अपॉन 36 पाई सी, ये तो यही चल रहा है 36 पाई सी, और ये हो गया 5 म्यू नॉट, हाँ बिल्कुल ठीक, 5 म्यू नॉट अपॉन 36 पाई सी टेस्ला। तो ई नॉट बी नॉट, अब सी का वैल्यू रखो, पाई का वैल्यू रखो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रखो, यहाँ पे म्यू नॉट रखो, इनका आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट है ना, बाकी तो रख सकते हो मैथ से। बाकी समझ में आ गया क्या क्या, एक बार फिर से फाइनल टच इसका भी देख लेते हैं। हमको पीक वैल्यू निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एज्यूम दैट एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 2.5% एंड इट इज अ पॉइंट सोर्स। तो हमने कहा पहले इंटेंसिटी को समझते हैं। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी कैरिड बाय द वे पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो हमने निकाला इंटेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सी, स्पीड ऑफ ईएम वेव। ठीक, तो हमने कहा अगर भाई ई नॉट बी नॉट निकालने हैं तो हमें पहले इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया, ये पावर रेडिएट करता है 100 पावर है इसकी 100 वाट, 2.5% एफिशिएंसी, तो पावर कितनी हो गई 100 इंटू 2.5 अपॉन 100 जो पावर रेडिएट कर रहा है। अभी ये 2.5 आ गया अपॉन एरिया, कितने एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, कितने डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है 3 मीटर पे, तो 339, और ये हो गया 36 पाई, आई आ गया, आई आ गया, आई आ गया, तो यू ए भी निकल गया, आई अपॉन सी, ये अपॉन सी, ये अपॉन सी, तो ये आ गया। इसके बाद हमें फाइंड करना था ई नॉट और बी नॉट, कैसे करना है, यूएवी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, तो ये आ गया ई नॉट, और यूएवी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएमएफ इज आल्सो इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, तो बी नॉट ये भी आ गया, हो गया, काम हो गया। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे। कुछ लास्ट के जो 2-3 न्यूमेरिकल थे थोड़ा डिटेल में थे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक यू।